हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉपर्टी और जो टॉपिक हम इसमें कवर कर रहे हैं वो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आते हैं टू द पॉइंट। देखिए, पहले हम प्रॉपर्टीज करेंगे लिखी हुई यहाँ पर, और फिर उसे एग्जांपल्स करेंगे। प्रॉपर्टीज अपने आप में क्लियर नहीं होंगी, उसके परेशान नहीं होंगे। प्रॉपर्टीज में क्लैरिटी तब आती है जब उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो प्रॉपर्टी कुछ खास ज़्यादा क्लियर होने वाली नहीं है ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, बस लिखते जाइएगा। जितना समझ में आ रहा है लिखते जाओ, जितना भी समझ में आ रहा है एग्जाम्पल करते जाओगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी अपने आप आती जाएगी। ये आप समझते हैं, इतना आप वीडियो देख के समझते हैं कि एग्जाम्पल करने पर ही प्रॉपर्टीज में क्लैरिटी आती है। एनीवे, हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या होता है। और धैर्य रखिएगा, एग्जाम्पल जब आएंगे तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी चालू हो जाएंगी। एनीवे, और जितनी प्रॉपर्टी समझ में आती जाती है आप मेरे साथ उसको कॉपी में लिखते जाइए। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज यूज्ड व्हेन कंसीडर्ड वेरिएबल इज कंटिन्यूअस लाइक हाइट, वेट एटसेट्रा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली तब यूज करते हैं जब आपका जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस हो, हाइट वेट, जैसे इसमें डेसिमल में हाइट भी डेसिमल में आ जाती है, वेट भी डेसिमल में जाता है। तब जो डेटा जो आपको डेसिमल में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, तब हम बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। इसी एक्चुअली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो आपका जो प्रॉपर्टी का डेटा होगा, जो डेटा प्रॉपर्टी का आपको दिया जाएगा, वो जो डेटा बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और इस कर्व को यूज करके हम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे मैंने बोला था कि एकदम झटके समझ में नहीं आएगा, परेशान ना हो, बस नोट करते जाएं और वेट करें प्रॉपर एग्जाम्पल का, जब मैं रिलेट करके आपको बता पाऊँ। नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं। द कर्व इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक अबाउट लाइन एक्स इक्वल टू म्यू, म्यू इज मीन। एक्चुअली इसमें प्रॉपर्टी का जो डेटा होता है वो एक कर्व को फॉलो करता है। ये आपके एक्स एक्सिस होगा, ये इसको बोलते हैं इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। जो लिखा हुआ है ये ऐसा बेल शेप्ड कर्व होता है, ये इस तरह से होता है। एंड इट इज बेल शेप्ड कर्व एंड सिमेट्रिक अबाउट लाइन एक्स इक्वल टू म्यू। ये लाइन आपकी एक्स इक्वल टू म्यू होती है, बीच से जाती है। ये पॉइंट होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्स, यहाँ पर म्यू होता है, एक्स ये लाइन, ठीक है। मतलब आपको जो, और ये म्यू जो होता है आपका मीन होता है। यहाँ पर म्यू क्या होता है आपका? मीन, ठीक। म्यू आपका मीन होता है। यहाँ पे मीन मोड बिन तीनों इक्वल होते हैं। खैर ये बहुत मैटर नहीं करता, आप इतना समझ जाइए कि आपका जो ये कर्व है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो जो लाइन एक्स इक्वल टू म्यू है उसके दोनों तरफ बराबर बराबर, ये आपका पूरा कहाँ तक जाता है, या पूरा इन्फिनिटी तक चला जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस तरह से कर्व होता है। और आपका जो गिवन डेटा होगा, प्रोबेबिलिटी का जो डेटा होगा, एक्चुअली उस कर्व को सेटिस्फाई करता है। ये आप समझ, इस कर्व के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। आएगा धीरे समझ में, मुझे पता है यहाँ तक अभी बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, आई नो दैट, बट ओके, धैर्य रखते हैं। द कर्व इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक अबाउट लाइन एक्स इक्वल टू म्यू एंड एक्स इक्वल टू मीन। ये जो म्यू है जिसको कहते हैं मीन होता है, एक्चुअली इट इज मीन है ना, ये मीन हो गया। मीन के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। डेटा जो है वो आपका गिवन डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली अबाउट दिस लाइन। The area bounded by normal distribution curve and x-axis is 1 unit. 1 unit. तो ये जो पूरा एरिया होगा, जो आपका जो एरिया होगा, पूरा एरिया होगा, इसको हम 1 यूनिट कंसीडर करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी हमारी 1 होती है ना, हम क्या मान के प्रॉपर्टी 1 होती है, तो जितने भी डेटा होंगे सबकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगी। तो एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब इस कर्व का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो 1 आता है। तो ये आपके इस पूरे का एरिया, इधर एरिया आपका कह सकते हैं 0.5 होगा, इस तरफ का एरिया 0.5 होगा। ये पूरा एरिया मतलब इसकी बात होती है ना, ये एरिया, इट इज एरिया, ये इस एरिया के, ये 0.5 होगा, और ये वाला एरिया भी आपका 0.5 होगा, ये वाला एरिया आपका 0.5 होगा, और दोनों मिलाकर के 0.5 प्लस 0.5 1, टोटल एरिया 1 होता है। और टोटल एरिया 1 होता है जो कि एक्चुअली उस सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, सारे इवेंट्स को लेकर के। अभी भी मुझे पता है कि तकलीफ बरकरार है, समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आपको लिखते जाना है। P of x equal to a to b, p of x more than or less than b, it shows variable x lies between a and b। अब इसमें क्या होता है, एक और मैं इसमें बता रहा हूँ, जैसे अलग से शेप बना करके। सपोज मान के चलिए ये मेरा बेल शेप्ड कर्व है, ठीक है, और यहाँ पर मेरी x की वैल्यू सपोज a और b है। ये x की वैल्यू यहाँ पर a है, x इज a एंड x इज b। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी मेरा सक्सेस है वो a और b के बीच में है। मेरा सक्सेस जो भी कैलकुलेट करना है जो डेटा, तो ये जो एरिया निकलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी कि मेरा जो वेरिएबल है वो ए और बी के बीच में है। सपोज ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा सक्सेस है,
जो जिसकी मुझे क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्लियर होगा? ये तो क्वेश्चन में इसको बेसिकली जो एक्स को ना यहाँ पे हम कहते हैं नॉर्मल वेरिएबल भी बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेरिएबल भी बोलते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं। तो जो नॉर्मल वेरिएबल है जब ए और बी के बीच में होता है, तो ये जो एरिया होता है ए और बी के बीच का, ये हमें इसे हम कैलकुलेट करते हैं, यही हमें यही प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट, ये जो एरिया है दिस एरिया इज इक्वल टू प्रॉपर्टी होता है। अभी भी मुझे पता है परेशान आप लोग हो रहे होंगे कि कुछ खास समझ में आ तो रहा नहीं होगा, मैं जानता हूँ, बट मैंने कहा धैर्य रखिए, धैर्य बना के रखिएगा, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। वेट करिएगा, अनिल जितना बताएगा उतना नोट कर लीजिए बस। प्रॉपर्टीज में आगे कंटिन्यू करते हैं, धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है। z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये भी एक वेरिएबल होता है, z ऑल्सो वेरिएबल। x तो मैंने आपको बताया था, x होता है आपका नॉर्मल वेरिएबल, अभी आपने कॉपी में लिखा भी होगा, x होता है नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल मतलब आप एक, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। यहाँ पे z होता है, z होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ये होता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अब z का मतलब बेसिकली z, तो हम कह सकते हैं z इज मेनली यूज्ड टू फाइंड एरिया। z जो होता है z इज मेनली यूज्ड, z एक वेरिएबल ही है और z इज यूज्ड टू फाइंड एरिया या फिर प्रॉपर्टी। अब धीरे से क्लियर होगा वो भी। म्यू यहाँ पे मीन होता है, बता चुका हूं मैं, सिग्मा यहाँ पे एसडी होता है, ये होता है, ठीक। अभी मुझे पता है कि सब कुछ पजल पजल लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है क्या ही हो रहा है, आपको लग रहा हो आपके साथ, है ना, मुझे पता है, मैं यकीन है आपको ऐसे फील हो रहा होगा क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन यकीन रखिए एग्जाम्पल्स करेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और आप भी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, यकीन रखिएगा ऐसा होगा। बट अभी नहीं, थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने में वक्त लगता है, बेस बनाने में। फिर एक और फंक्शन इसमें होता है एफ जेड, यहाँ पे जेड यही वाला है, जो जेड ये एफ जेड यही है, दैट इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। एफ जेड जो होता है ये प्रेजेंट करता है एरिया ऑफ कर्व, लेफ्ट साइड ऑफ वैल्यू ऑफ जेड। अब क्या मतलब हुआ इसका, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया था ना कि कर्व, ये आपका जो कर्व है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, इस कर्व का टोटल एरिया 1 होता है, मैंने आपको दिखाया था 1, तो ये आपकी मीन होती है, मीन वाली लाइन है, बीच वाली लाइन, और इसके दोनों तरफ 0.5 इधर 0.5 इधर, टोटल एरिया 1 होता है। यहाँ पे सेंटर पे इस जगह पे z की वैल्यू 0 आएगी। देखिए x यहाँ पे ना म्यू है ना, x देख म्यू है, यहाँ म्यू पुट करेंगे तो म्यू माइनस म्यू 0 हो जाएगा, तो सेंटर पे यहाँ पे इस जगह पे z आपका 0 होता है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर सेंटर पे आपका z की वैल्यू 0 होती है इस जगह पर, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते जाता है, एंड पे लगभग यहाँ पे z3 आ जाता है, z3 आता है, और इधर भी एंड पे z लगभग यहाँ पे 3 आ जाता है। मैक्सिमम आप कह सकते हैं, मैक्सिमम जो आपका जो एरिया है वो माइनस थ्री होगा, माई मिस्टेक, z इक्वल टू -3 होगा। तो आपको मैक्सिमम एरिया है वो -3 के बीच कवर हो जाता है, -3, उसके बाद माइनर ही बचता है, मतलब ऐसा तो है ना। वैसे तो z भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी, लेकिन जो मैक्सिमम एरिया होता है, मतलब टोटल एरिया 1 होता है इसका, और मैक्सिमम एरिया मतलब 0.99 कह सकते हैं, -3 से 3 के बीच कवर हो जाता है। तो यहाँ पे z 0 होगा, फिर लगभग मान के चलो यहाँ पे z1 आएगा, यहाँ पे z2, यहाँ पे z3, और उसके बाद तो लगभग खत्म ही। वैसे यहाँ पे z0 है, समझ पे, यहाँ पे z0 है, यहाँ पे z लगभग 1 होगा, यहाँ पे z होगा 2, यहाँ पे z, वैसे यहाँ पे z होगा -1, यहाँ पे z होगा -2, यहाँ पे z ये हो गया z -1 -2, यहाँ पे -3 के आसपास आएगा, फिर इन्फिनिटी लगभग, है ना, ये लगभग इसका मतलब होता है। अब इसको मैं यहाँ पे इसमें बता रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है सपोज f ऑफ 1.5, इसका क्या मतलब हुआ, 0.93 लिखा है, इसका मतलब यहाँ लिखा है, कोई कहीं लिखा है कि f ऑफ 1.5 इक्वल टू 9.6, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब z की वैल्यू 1.5 होगी उसके लेफ्ट में 0.93 एरिया आएगा। मतलब ये हुआ कि सपोज ये आपका बेल शिफ्ट कर्व है, ये तो मुझे पता होना चाहिए कि z यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, इधर 1.1 यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 ऐसा आएगा, तो ये हो गया लगभग 1 मान के चलो, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना, ये 1.5 यहाँ मैं पकड़ लेता हूँ लगभग, ये 1.5, ये रफी है 1.5, है ना। तो 1.5 के लेफ्ट में ये जो एरिया होगा पूरा, ये पूरा एरिया, ये होगा आपका 0.93, टोटल एरिया 0.93,
0.93। टोटल एरिया 1 होता है, टोटल एरिया 1 होता है, उसमें से इधर 0.93 होगा, और इधर जो बच गया, जब सफ़ेद सफ़ेद आप देख पा रहे हैं, व्हाइट सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ऑफकोर्स ये होगा 0.07 होगा, जो 1 इधर का एरिया होगा आपका 0.07, जो 1.5 के लेफ्ट में, राइट में, ये लेफ्ट को दिखाता है। ठीक है, कहीं अगर लिखा हुआ है f ऑफ 2 इक्वल टू 0.97, क्या मतलब निकालना चाहिए? गैस कर पाए होंगे अब तो, थोड़ा सा भले समझ में नहीं आया होगा पर गैस तो कर पाए होंगे कि अगर आपको बेल शेप्ड कर्व है, यहाँ पे आपका z0 है ना, 0, फिर होगा आपका 1 2 3, इधर -1 -2 -3, 2 मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 2, z यहाँ पे 2 है, इस जगह पे 2 हो गया, z की वैल्यू 2 है, तो 2 के लेफ्ट में ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया 2 के लेफ्ट में इतना एरिया, ये कितना होना चाहिए? 0.97, ये रहा होगा 0.97, और इधर जो बच गया वो कितना होगा? ऑफकोर्स 0.03 बच गया। ठीक है, जितना भी क्लियर हो, मुझे पता है कि कोई खास क्लैरिटी नहीं है अभी तक, फिर भी हल्का हल्का, तो अब यहाँ से हम एग्जाम्पल चालू करेंगे, और जैसे, और ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल, ये भी मत सोचना कि पहले एग्जाम्पल सब क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा, एग्जाम्पल करते करते क्लियर होगा, ऐसा नहीं कि पहले एग्जाम्पल में सब कुछ एकदम वेल, ऐसा नहीं, पहले एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर होगा, दूसरे में थोड़ा और क्लियर होगा, तीसरे में थोड़ा और, ऐसे करते करते क्लियर होगा वो। ठीक है, पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। P ऑफ हमें कैलकुलेट करना है, P ऑफ Z इज मोर देन 8.3 में कैलकुलेट करना है, द प्रोबेबिलिटी व्हेन द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज 0.83 की प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करनी है या फिर एरिया में कैलकुलेट करना है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है f 0.83 इज 0.967। तो पहले देखिए मैं निकालना क्या है वो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा इसमें। तो सबसे पहले समझाने के, मैं देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को ना आप लोग बाद में मेंटली भी बना लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे समझाना तो मैं पूरा ड्रॉ करके बता रहा हूँ, बट लेटर ऑन जब आप काफ़ी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आप मेंटली भी सॉल्व कर पाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिगर्स वगैरह की। ये मेरा बेल शेप्ड कर्व बन गया, -∞ से इन्फिनिटी पूरा, है ना, ये आपका हो गया -∞ से इन्फिनिटी। इस बीच में सेंटर पे यहाँ पे z की जगह 0 आता है, सेंटर यहाँ पे बीच में लाइन भी आपका z इक्वल 0 सेंटर पे आता है, z इक्वल 0, और फिर यहाँ पे फिर ये होगा लगभग 1, ये होगा 2, और फिर आगे 3, और फिर इन्फिनिटी लगभग ये 1 है। ठीक है, हमें 0.83 मतलब यहीं पे ले लेते हैं, लगभग 0.83 यहाँ 1 के आसपास यहाँ पर, तो ये हो गया, इस जगह पे हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा z इक्वल्स टू 0.83। अगर हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z मोर देन 0.83 मतलब इधर इस तरफ की बात हो रही है, तो हमसे बेसिकली पूछ रहा है घुमा फिरा के ये एरिया कितना है एक्चुअली, ये हमसे पूछ रहा है कितना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमसे एरिया में कैलकुलेट करने बोल रहा है, z इज मोर देन 0.83 मतलब इधर इस राइट साइड के एरिया हमसे पूछ रहा है, और ये आपको याद होगा चीज मैंने आपको बताई थी, f 0.83 का क्या मतलब होता है। अगर यहाँ पे लिखा है कि f 0.83 इसका मतलब ये है कि पॉइंट की जो लाइन, ये जो z वैल्यू है 0.83, इसके लेफ्ट का जो एरिया है, ये लेफ्ट करे, ये होगा 0.79 वाला एरिया होगा। अगर यहाँ पे लिखा है f 0.83 0.7967, तो ये 0.7967 किसका एरिया है? इस लाइन के, जो आप लाइन देख पा रहे हैं z की वैल्यू यहाँ पर 0.8, इसके लेफ्ट साइड का एरिया आपको ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एरिया होगा लेफ्ट साइड का, ये वाला जो व्हाइट सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये है 0.7967, ये एरिया है, हमसे पूछ ये रहा है। और टोटल एरिया टोटल 1 होता है, हम जानते हैं टोटल 1 होता है, तो इसको 1 से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 से माइनस कर दीजिए इसको, तो जब 1 से इसको माइनस करेंगे, है ना, 1 से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस दिस 1 माइनस 0.7967, तो हमें 1 से माइनस तो आ जाएगा कितना, 0.2033 माइनस करने पर। तो ये आपका आंसर है। लिखते कैसे तो हो गया, कोई तो समझाने का तरीका थोड़ा समझ में आएगा। अब लिखना कैसे, इसको लिखना हाउ शुड बी राइट इट, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो P ऑफ Z मोर देन 0.83, ये कैसे निकलेगा, 1 में से 1 माइनस ये वाला सेक्शन माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कौन सा, 1 माइनस कौन सा सेक्शन हुआ, 1 माइनस f ऑफ 0.83, तो 1 टोटल 1 हो रही है, 1 टोटल 1 ही रही है, 1 में से वाला सेक्शन माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0.83 के लेफ्ट का एरिया वाला, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 0.7967, और 1 में इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.2033, आपको तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब z की वैल्यू 0.83 से ज़्यादा होगी, ये वाला एरिया, तो ये जो एरिया होगा 0.2033 होगा।
अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा अभी कि क्या ही इसका यूज़ है, क्या है इसका यूज़ है, क्या ही निकाल रहे हैं, मन में आज जरूर आ रहा होगा, है ना। करी मतलब क्या z है, एरिया निकल गया तो ठीक है, क्या निकला है ना। मुझे लगता है कि तो अभी भी वक्त है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर समझ में आएगा, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। मुझे लगता है कि शायद चौथे, अभी नहीं, अभी तो मैं इसको यही सिखाऊंगा, आगे जब बढ़ते जाएंगे तब इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है ना, मुझे लगता है काफ़ी आगे, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी आगे बढ़ेगी, कुछ चौथे पाँच छोटे एग्जाम्पल में जाके धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी तो हम केवल इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पजल है, आई नो दैट, मैं आपके मन में क्या चल रहा है शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि पजल आखिर क्या ही कर रहे हैं, आंसर तो शायद आ भी गया, बट किए क्या, क्या मतलब है इसका, क्या निकाल रहे हैं, है ना। ये सब मन में एक प्रश्न आ रहे होंगे, और मुझे यकीन है ऐसे प्रश्न जरूर आए, और आने भी चाहिए, ऐसे प्रश्न आने भी चाहिए। इन सब का उत्तर आप बाद में वीडियो के आखिरी में मिलेगा, अभी देने का कोई सेंस नहीं है, अभी दूंगा भी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी जितना समझाया जा रहा है उसको करते जाइए धैर्य के साथ, और वेट करिए कि जब सही क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर इन सब का क्या मतलब होता है। अगला क्वेश्चन पास करेंगे, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन z लाइज बिटवीन 2.15 to 3.07, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल लाइज बिटवीन 2.15 to 3.07, given as f of 3.07 is 0.9989 and f of 2.15 is 0.9842। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए आंसर निकालिए। अब ये मत सोचिए क्या काम, ये दिमाग मतलब क्या काम आएगा, बस आंसर निकालिए, ठीक है। काम मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या काम आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नोट करके खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा, है ना। मैं फिलहाल लिख ही कर रहा हूँ, बाद में आप मेंटी कर भी पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये हो गया। हमें ये कैलकुलेट करना है, यहाँ पे z यहाँ पे बीच में जीरो होता है, मैं मान के चलता हूँ ये मेरा 2.15 है, 2.15 ऐसे तो आगे थोड़ा आएगा, लेकिन फिलहाल मैं समझाने के लिए दूर में ले रहा हूँ, और ये मेरा 3.07 है। z इक्वल टू 2.15 एंड z इक्वल टू 3.07, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इसको एक ले लेते हैं, ये तो जो ये 2.17 है जो लाइन है, जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं, इसके लेफ्ट का जो एरिया होगा कितना होगा, होगा 0.9842, है ना। और ये आप जो देख पा रहे हैं 0.307, ये इसके ऑरेंज लाइन है, ये इसके लेफ्ट का एरिया होगा 0.989, और हमें एक्चुअली ये एरिया बीच के हमें कैलकुलेट करना है, बीच के हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं, है ना, ये वाली लाइन ग्रीन लाइन जो z 2.15 है, इसके लेफ्ट में कितना एरिया, ग्रीन लाइन के लेफ्ट, ये लेफ्ट का एरिया कितना होगा, ये होगा 0.9842, ये होगा ग्रीन लाइन के लेफ्ट एरिया। और जो ये पूरा एरिया ऑरेंज के लेफ्ट का, ये पूरा एरिया जो ऑरेंज के लेफ्ट में है ना, पूरा ये पूरा ये एरिया कितना होगा, टोटल एरिया कितना होगा, जो ऑरेंज लाइन के लेफ्ट में टोटल एरिया कितना होगा, ये होगा आपका 0.9989, ये होगा 0.9989, ठीक है। तो उसमें से ये हमें निकालना है। तो टोटल जो एरिया है, जो इस लाइन के जो लेफ्ट का एरिया है, ये आप देख पा रहे हैं, मैंने पेन रखी हुई है, इसका जो लेफ्ट का एरिया है ये आपका है 0.9989, और ये एरिया आप देख पा रहे हैं 0.9842, ये वाला व्हाइट वाला एरिया है ना, बीच वाला निकालना है। तो इस क्या करेंगे, इस टोटल एरिया में से 0.9842 माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। एकदम बात क्लियर है ना। ये पेन के आप लेफ्ट में जितना एरिया देख पा रहे हैं, पेन के लेफ्ट में वो है 0.9989, और ग्रीन लाइन के लेफ्ट का एरिया है 0.9842, ग्रीन लाइन के लेफ्ट का एरिया। तो दोनों को जब माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया बीच का आपका निकल जाएगा, दैट इज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। तो ये बीच का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल एरिया, इसके लेफ्ट का एरिया वो हो जाएगा आपका f of 3.07 माइनस ये ग्रीन लाइन के लेफ्ट का एरिया f of 2.15, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 0.9989 माइनस 0.9842 कैलकुलेट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 0.0147 इज द आंसर। ये जो एरिया होगा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये जो एरिया होगा शेडिंग हो जाएगा 0.0147, दोनों को ऐड करेंगे 0.9842 में जब ऐड करेंगे 0.0147 तो आ जाएगा 0.9989। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन z इज मोर देन 0.183 में कैलकुलेट करना है। गिवन है f ऑफ 1.83 इज इक्वल टू 0.9664। तो चलिए आप प्रोबेबिलिटी या फिर एरिया कैलकुलेट करिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। चलिए सोल्यूशन में देखते हैं हमने क्या कैलकुलेट किया। समझाने के फिलहाल मैं एक बेल शिफ्ट कर बना दे रहा हूँ। यहाँ पे z 0 होगा, है ना, यहाँ पे होगा z की वैल्यू 1.83 होगी, और यहाँ पे होगी, यहाँ होगी -1.83 इस जगह पर, है ना।
तो ये लाइन आपकी -1.83 वाली लाइन ये है आपकी, मैं फिलहाल ग्रीन से ही बना देता हूँ, ये लाइन है ये, और हमें इसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि z इज मोर देन -1.83, मतलब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है एक्चुअली, दिस एरिया टू बी कैलकुलेटेड। ये ठीक, हमें -0.18 z इज मोर देन -1.83, मतलब ये एरिया कैलकुलेट हमें करना है। देखिए हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। एक चीज़ हमें समझनी है, एक कर्व सिमेट्रिक होता है एक्चुअली। कर्व कैसा होता है? बेल शेप्ड सिमेट्रिक होता है। ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका 1.83 और ये हो गया आपका -1.83। तो होगा ये कि -1.83 के राइट में जितना एरिया होगा उतना ही एरिया 1.83 के लेफ्ट में होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, -1.83 के राइट में जितना एरिया होगा उतना ही एरिया 1.83 के लेफ्ट में होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं। तो आपसे ये बोला जाए कि -1.83 के राइट में कितना एरिया होगा, तो उसका आंसर है 1.83 के लेफ्ट में जितना एरिया है। बात एकदम क्लियर है? -1.83 के राइट का एरिया और 1.83 के लेफ्ट का एरिया एक बराबर होता है, हैव द सेम। एक्चुअली ये जो एरिया होगा 1.83 के लेफ्ट का एरिया, ये कौन सा एरिया मैं सेट कर रहा हूं? 1.83 के लेफ्ट का एरिया। ये दोनों एरिया सेम ही होंगे, एक्चुअली दोनों सेम होंगे। तो बस जब दोनों सेम है तो आंसर में दिया हुआ, और ऑलरेडी 1.83 के लेफ्ट के एरिया में दिया हुआ है 0.9, ये जो एरिया है जो 1.83 के लेफ्ट के एरिया में दिया हुआ है 0.9664, ठीक है। तो 1.83 के लेफ्ट करें कितना है? 0.9664, यही तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड वेरिएबल इज -1.83, ये जो होगा ये कौन सा एरिया होगा? ये होगा एक्चुअली 1.83 के लेफ्ट साइड का एरिया। तो सीधा दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 1.83, ठीक। तो ये जो, और ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो 0.9664 इटसेल्फ और आंसर। उम्मीद करता हूँ बात एकदम क्लियर होगी। ये हमें निकालना था -1.83 के राइट साइड के लिए निकालना था, दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड ऑफ 1.83 और दैट आंसर इज 0.9664। अभी भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आखिर हम क्यों निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ना, z की वैल्यू क्या काम है, इसका मतलब क्या होता है? आंसर तो निकल रहा है पर इसका यूज क्या है? उसका सब आंसर धीरे धीरे मिलेगा। पहले हम इसे कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, धीरे धीरे इसका यूज भी, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसका यूज भी करेंगे आप, तो तब समझ पाएंगे हाँ एक्चुअली इसका क्या यूज होता है। अभी क्लियर नहीं होगा, एग्जांपल जब आगे हम एक एक करके बढ़ते जाएंगे। अब एक बार में हर चीज़ क्लियर नहीं हो सकती है, धीरे धीरे एग्जांपल करते जाएंगे, धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, आखिर इसका यूज क्या है फर्दर बाद में समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। x इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल। x एक वेरिएबल है जो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। म्यू 10, सिग्मा 2, मीन इज 10, एसडी इज 2। Find the probability that the value of variable is more than 16 when f of 3 equal to 0.9986। इस प्रकार का पहला प्रश्न है, तो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मीन की वैल्यू दी हुई 10 दैट इज म्यू और सिग्मा दिया हुआ 2। सबसे पहले हमें अगर कैलकुलेट करना है कि आपका जो वेरिएबल 16 है वेरिएबल, तो आपको इसको सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड वेरिएबल कैलकुलेट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z होता है। z की जो वैल्यू होती है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। निकाल लेते हैं। x में दिया यहाँ पर 16, मीन दिया यहाँ पर 10, ये हमारा मीन है, मीन हमें दिया 10, और एसडी में दिया है 2, तो हो जाएगा 6/2, आंसर इज 3। तो z की वैल्यू हो गई 3। मतलब आपका ये मतलब होगा कि जब आपकी x की वैल्यू 16 तो z 3 होगा। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन द वेरिएबल इज मोर देन 16, it means the probability when standard variable is more than 3। तो आप कहें वेरिएबल मोर देन 16 बोलें या फिर बोलें स्टैंडर्ड वेरिएबल मोर देन 3 का मतलब एक ही होता है, द सेम मीनिंग, ठीक। चाहे हम बोलें वेरिएबल मोर देन 16 या बोलें स्टैंडर्ड वेरिएबल मोर देन 3 का मतलब एक ही होता है। जैसे मैंने बोला था कि शुरुआत में मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, बाद में भले आप मेंटली बना लें आपकी, ठीक है, कर भी लेंगे आप। ये मान के चलते हैं ये z यहाँ पे 0 तो आप जान ही रहे हैं, और यहाँ पे z होगा 3 होगा, z यहाँ पर 3 होगा। वैसे 3 यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं यहाँ ले रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। 3 एकदम कॉर्नर पे आता है आने के लिए। ये वैल्यू हमें निकालनी है, z मोर देन 3 मतलब ये एरिया में कैलकुलेट करना है। दिस एरिया टू बी कैलकुलेटेड, ये एरिया में निकालना है, ये एरिया में कैलकुलेट करना है, ठीक। और हमें क्या दिया है? हमें दिया f ऑफ 3 0.9986 हमें दिया हुआ है। इसका मतलब 3 के लेफ्ट साइड का जो एरिया है ये है 0.9986। ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया है ना,
जो इस z इक्वल 3 के लेफ्ट साइड में है, ये एरिया होगा 0.9986, ये वाला एरिया, ये वाइट वाला एरिया होगा 0.9986, ये होगा। तो सीधी बात है भाई, जब वन ये कैसे निकलेगा, 1 से माइनस करने पर निकलेगा वाला एरिया, है ना। तो मैं फिलहाल इसे रफली बता रहा हूँ, बाद में वाले उसको लिख के करेंगे। तो ये वाला एरिया 1 से टोटल 1 है, 1 में से डबल 0.9986 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.0014, 1 से इसको माइनस कर दीजिए तो ये वाला एरिया आएगा 0.0014। तो ये इसकी निकल, तो हम कहेंगे द प्रोबेबिलिटी व्हेन द स्टैंडर्ड वेरिएबल इज मोर देन 3 इज गिवन बाय 1 माइनस, हम क्या 1 में से क्या माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट माइनस करेंगे। ये वाला पार्ट मतलब कौन सा हुआ, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट मतलब इसको पढ़ते हैं f(3) बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं f(3), ये वाला पार्ट f(3), मतलब आप कह सकते हैं f(3) मतलब यहाँ पे हो गया। आप ये भी कह सकते हैं -∞ से लेके 3 तक का एरिया, ये भी कह सकते हो। इन अदर, या तो हम कह सकते हैं 3 के लेफ्ट का भी कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं -∞ से लेकर के 3 तक का एरिया भी कह सकते हैं। तो -∞ से लेके 3 तक का जो एरिया है वो है 0.9986। तो आपका आ गया सॉल्व करने 0.0014, ये हो गया आपका 3 से लेके इन्फिनिटी तक का एरिया, फिर आप कह सकते हैं कि मोर देन 3 का एरिया। तो ये हो गया पॉइंट, तो आप कह सकते हैं 0.0014 प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये आंसर निकल गया। अब हल्का सा आंसर तो हमारा आ गया, अब मोर मान के चलिए इसका थोड़ा जो हल्का सा मैं सेंस आपको बता दूं, हल्का सा थोड़ा बहुत आप माइट भी आप गेस कर पाएंगे, है ना। मैं हल्का सा सेंस आपको बताऊं कि सपोज कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मीन आपका 10 है, मीन आपका कितना है 10, SD आपका 2 है भाई। मीन अगर आपका 10 है, मीन है ना, ये सोल्यूशन आ गया ना, खत्म हो गया। मीन इज आपका, मीन आपका जो है वो आपका 10 है। तो सीधी बात है भाई, कुछ वैल्यूज जो होंगी वो 10 से ज़्यादा होंगी और कुछ वैल्यू 10 से कम होंगी। डेटा मीन है, मीन मतलब कुछ वैल्यू 10 से ज़्यादा होनी चाहिए और कुछ वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं। तो उसमें वैल्यू 11 भी आएगी, 12 भी आएगी, है ना, 16 भी आएगी, 17 भी आएगी, 20 भी आएगी। एट द सेम ऐसे इसकी कुछ वैल्यूज नीचे भी आएंगी, 9 आएगी, 8 आएगी, 7 आएगी, 5 आएगी, 1 आएगी, ऐसा सबका मीन 10 है, सबका मीन 10 आ रहा है। SD क्वेश्चन में दिया है 2, SD में कितना दिया है क्वेश्चन में 2 दिया है। SD मतलब इस डेटा का SD निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन से 2 आ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि भाई इस बात के क्या चांसेस हैं कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, कोई भी एक रैंडम ऑब्जर्वेशन अगर मैं पिक करता हूं, कोई भी एक रैंडम ऑब्जर्वेशन में पिक करता हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मोर देन 16 होगी। इधर की मतलब ये जो मोर देन 16 मतलब ये वाली, मोर देन 16 मतलब ये वाला आप कह सकते हैं, मतलब आपका वैल्यू जो होगी 16 से ज़्यादा होगी। तो अगर कोई एक मैं रैंडम वेरिएबल कोई भी सेलेक्ट करता हूं, तो रैंडम वेरिएबल मोर देन 16 होगा, उससे क्या चांस है, तो उसके चांस होंगे 0.0014 चांस होगा कि आपका जो वेरिएबल है वो मोर देन 16 आएगा। बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है, हल्की सी बात समझ में क्या निकाल रहे हो आप, है ना। अगर डेटा का मीन 10 है और उस डेटा में SD 2 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है, और कोई भी एक रैंडम वेरिएबल मैंने उस डेटा में से पिक किया जो कि है मोर देन 60 मतलब 17, 19, 20 है, तो उस डेटा की मोर देन 16 होने के चांस कितने होंगे, 0.0014 चांस होंगे मात्र। तो बहुत कम, आप ये भी कह सकते हैं जो डेटा के हिसाब से बड़ा कम चांस है कि आपका जो डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी है ना। देखो ये प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं, मतलब हो तो कुछ भी सकता है, ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है कि मतलब आप कह सकते हैं कि 0.0014 मतलब लगभग मान के चले बहुत कम, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि डेटा लेस 16 आएगा, कोई अगर हम रैंडमली पिक करते हैं तो। एनीवे, अगर ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, हल्का सा समझ में आया होगा, और बाकी जैसे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, और इस क्वेश्चन से बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि आखिर इतनी मेहनत क्यों की गई है और इतना जो हमने सीखा उसका आखिर क्या मतलब होता है और उस हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, रियल क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज 10, SD 10, मीन इज 30, SD is 10. If 1000 students appear in exam, how many students score more than 50 marks? Given as f of 2 equal to 0.9722 में given है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह में सॉल्व करना चाहिए। थोड़ा तो अंदाजा आप लगा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हल्का फुल्का आप सॉल्व कर भी सकते हैं, फिर भी एनीवे पहला क्वेश्चन इस टाइप का तो मैं सॉल्व करके पूरा बता रहा हूँ। मीन हमें दिया 30, अच्छा एक्स बार लिखिए, म्यू लिखिए, म्यू बेटर होता है, म्यू करते तो म्यू ही लिखता हूँ, यहाँ एक्स बार लिख दिया है मैंने, बट म्यू इज फाइन, म्यू। SD आपको दिया 10, जो नॉर्मल वेरिएबल डेटा आपको दिया वो दिया है 50 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है।
और हमें कैलकुलेट करना है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आएंगे मोर देन 50। ये हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज मोर देन 50, मतलब आपके जो मार्क्स है 50 ज़्यादा आएंगे, इसे क्या प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करनी है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। स्कोर मोर देन 50 में आना चाहिए, तो आपका एक्स जो आएगा मोर देन 50 आना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स हमें दिया तो हम जेड कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू बाई एस डी। एक्स 50 मार्क्स, मीन है 30 और एस डी आपका 10 है। सॉल्व करने पे कितना आ गया 2। तो भी कह सकते हैं मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स मोर देन 50 इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट z इज मोर देन 2। तो चाहे बोले मार्क्स मोर देन 50 बोले, z मोर देन 2 बोले, बात एक ही है, हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो z यहाँ पे आएगा, यहाँ तो z 0 होता है, यहाँ 1 2 मान के चलते 2 यहाँ पे ले लेते हैं z, ये हो गया 2 है ना, z इक्वल टू 2। हमें बोला कि z मोर देन 2 मतलब ये प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करनी है, ये वाले, ये मतलब ये एरिया कैलकुलेट करना। तो ये जो एरिया होगा z, ये जो एरिया होगा ये रिप्रेजेंट करेगा, इसकी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। तो z मोर देन 2 को एरिया में कैलकुलेट करेंगे। और हमें f2 दिया हुआ है 0.9722। f2 का मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का एरिया भी दिया है। हम या तो ये कह सकते हैं कि z इक्वल टू के लेफ्ट का एरिया भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक का एरिया जो हमें दिया है 0.97 दिया, ये हमें दिया 0.9772। तो इसे दो तरीके से कह सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का एरिया या फिर 2 के लेफ्ट साइड का एरिया, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब ये जो बच जाएगा इधर करें, इसको 1 से, टोटल 1 होता है एरिया, तो इसको 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 0.1 में से इसको माइनस करेंगे 0.9722 को, तो जो वैल्यू में मिलेगी वो आएगी 0.0228। ठीक, ये एरिया। तो ये तो बेसिकली लिखेंगे कैसे, द प्रोबेबिलिटी दैट z इज मोर देन 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 में से क्या माइनस कर देंगे, इधर का एरिया, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का एरिया, लेफ्ट साइड का एरिया, या इसको f(2) भी कह सकते हैं। ये लिखने का तरीका हो, ये तो खैर समझने के लिए हो गया, लिखने के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस f(2) मतलब कितना हो गया 0.9772। 1 में से 0.972 को माइनस कर दिया, वी गेट 0.0228। तो ये एरिया और यही प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली यही प्रोबेबिलिटी, तो आप कह सकते हैं 0.02228 प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मार्क्स आएंगे स्टूडेंट के, है ना, वो मोर देन 50 आएंगे। ठीक, तो या परसेंट में क्या कह सकते हैं, लगभग 2.28% भी कह सकते हैं इसको, परसेंट में अगर निकालेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि लगभग, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोर, और मतलब ये हुआ कि अगर आपका मीन 30 है, अगर आपका एसडी 10 है, तो लगभग 2.28% स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स मोर देन 50 आएंगे। अगर मीन 30 है, एसडी 10 है, तो लगभग 2.28% स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स मोर देन 50 आएंगे। क्योंकि 1000 स्टूडेंट अपेयर किए हैं, इसलिए 2.28% ऑफ 1000 दैट इज 22.8 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स आएंगे मोर देन 50, या आप कह सकते हैं लगभग अप्रॉक्स 23 ऐसे स्टूडेंट होंगे आउट ऑफ 1000 जिनके मार्क्स आएंगे मोर देन 50 विद द गिवन डेटा। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी और आप इसे अब आप रिलेट कर पाएंगे कि आपने आखिर इतनी मेहनत करके कैलकुलेट क्या किया है। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। द वेट ऑफ स्टूडेंट्स follow normal distribution. Mean is 50 kg, SD is 2 kg. In a class there is 200 students. How many students weight between 48 and 56 kg? F3 दिया 0.9986 and F1 दिया 0.8413। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास कर भी पाएंगे और संभवतः आंसर भी कैलकुलेट कर सकेंगे। उम्मीद को तो आपने प्रयास कर लिया होगा। सोल्यूशन पे चलते हैं। इसका मीन दिया है 50, जबकि एसडी दिया हमें 2। जो नॉर्मल डेटा है इसमें नॉर्मल वेरिएबल वो है 48 एंड 56। तो इसका जो नॉर्मल वेरिएबल डेटा है वो है 48 एंड 56 है। 48 एंड 56 दो डेटा है, दोनों के हम z निकाल लेते हैं। तो z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो x हो गया आपका 48
म्यू हो गया मतलब मीन हो गया 50 n/2, सॉल्व करने पर आ जाएगा -1 और 56 के लिए भी निकाल लेते हैं। z इक्वल टू यहाँ x की जगह आ जाएगा 56 माइनस म्यू की जगह आ जाएगा आपका 50 मीन और बाई 2, सो 6/2 मतलब 3। तो मैं कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट योर वेट लाइज बिटवीन, है ना, लाइज बिटवीन what 48 and 56 is equals to the probability that standard variable lies between 3 and -1। बात एक ही है। तो हम ये कहें कि हमारा जो वेट है वो 48 से 56 के बीच है, या हम ये कहें कि आपका जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है वो -3 के बीच, दोनों का मतलब एक ही होता है, द सेम मीनिंग। तो हम इसका जो एरिया होगा वही इस बात की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और उसका एरिया सेम होगा। समझ पा रहे हैं? नॉर्मल वेरिएबल 48 से 56 के बीच में हो या फिर स्टैंडर्ड वेरिएबल -3 के बीच में हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका जो एरिया होगा वही इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। और अब हम सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। बेल शेप कर्व हो गया, ये बीच में z 0 होता है, यहाँ पे लगभग 3 आएगा और यहाँ पे लगभग आएगा -1। तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका -1। इसके बीच के रे को हमें कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट दिस एरिया, 3 और -1 के बीच के रे को कैलकुलेट करना है। ये आपका -∞ और 3 है, ठीक है। अब -∞ से 3 के बीच का एरिया हमें पता है। -∞ से 3 के बीच का एरिया है हमारा ये 0.9986, हम जानते हैं F3 दिया हुआ है 0.9986। अगर ये वाला हम सेक्शन निकाल लें, जो फिलहाल मैं इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, है ना, जो ये, तो बात हमारी बन जाएगी। तो हम बेस ये कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ये ग्रीन वाला जो एरिया है मतलब -1 के लेफ्ट वाले में, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक और ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। बाकी इसकी आप ज़रूरत नहीं है सच है, ठीक है। ये हो गया आपका -1 और ये z यहाँ 0 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा, है ना। तो सीधी बात है भाई, जितना ये हो गया -∞, ये हो गया आपका ∞। तो जितना एरिया -∞ से 1 आएगा उतना एरिया 1 से ∞ आना चाहिए। सेम ही बात होनी, दोनों सिमेट्रिक होते हैं, है ना। तो -∞ से 1 के बीच का एरिया ये वाला, और 1 से ∞ सेम ही होगा। 1 के लेफ्ट के लिए हमको पता है 1 के लेफ्ट में कितना एरिया, 1 के लेफ्ट को एरिया क्वेश्चन में 1 के लेफ्ट हमें दिया हुआ है, 1 के लेफ्ट में 0.8413, है ना। तो अब कह सकते हैं ये है आपका कितना दिया हमें, यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया में दिया हुआ है, -∞ से 1 के बीच के एरिया में कितना दिया हुआ है 0.8413। ये हो गया आपका 0.8413। तो ये वाला जो एरिया होगा 1 से माइनस कर देंगे, तो 0.8413 को 1 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1587। तो ये जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक का जाएगा 0.1587, ये वाला एरिया। दोनों को ऐड करेंगे तो आना जाएगा। तो जितना एरिया 1 से इन्फिनिटी होगा उतना एरिया -∞ से -1 होगा। जितना एरिया 1 से इन्फिनिटी आएगा उतना ही एरिया -∞ से -1 आएगा, एक ही चीज़ आएगी। तो इसका मतलब ये वाला भी जो एरिया होगा, ये आप जो में गिनी से बनाए, कितना होना चाहिए, होना चाहिए 0.587 होना चाहिए वाला एरिया, 0.1587 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात इतना क्लियर होगी, है ना। 1 से इन्फिनिटी का एरिया और -∞ से -1 का एरिया सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। इसको हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं, हमको पता है कि -∞ से 3 कितना एरिया है, हमें पता है कि -∞ to 3 ये हमारा कितना एरिया है ना। ये मैं सिंबलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाद में इसको, ठीक है। -3 हमारा एरिया है, जो एरिया है हमारा, एरिया बोलना चाहिए ना, एरिया -∞ से 3 हमारा एरिया कितना है, हमारा एरिया है 0.9986। और -∞ से -1 कितना है, -∞ to -1 एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, ये 0.1587। तो ये 1 से -3 हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो माइनस जब, तो z की वैल्यू जब -∞ से 3 है, z है ना, z है, इट इज z। तो जब z होगा -∞ से 3 तब एरिया कितना आ रहा है 0.9986। जब z आ रहा है आपका -∞ से -1 ये वाला, है ना, तो एरिया कितना आ रहा है 0.1587। दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो जब z की वैल्यू क्या रहेगी, -1 to 3 रहेगी, तब आपका एरिया कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8399। इसको सिंपली, ये तो हो गया, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैंने समझाने के लिखा हुआ है, इसको इस तरह लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी दैट z लाइज बिटवीन -1 to 3 इज इक्वल्स टू, दोनों का डिफरेंस मतलब किसका डिफरेंस, f(3 - f(-1), f3 - f(-1), f3 की वैल्यू -0.9986 और f(-1) की वैल्यू 0.1587, और दोनों को माइनस करने पर 0.8399।
या फिर भी कह सकते हैं परसेंट में 83.99%। तो लगभग इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 83.9 इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका मीन 50 है, जब आपका SD2 है, तो ऐसे लोग जिनका वेट 48 से 56 के बीच में होगा, लगभग 83.9% ऐसे लोग होंगे। बात क्लियर है? जब मीन 50 है, SD2 है, तो जिनका वेट 48 से 56 के बीच होगा, ऐसे लोग 83.9% होंगे। क्योंकि 200 ऐसे लोग हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं फाइनली, मैं इधर बाकी इधर लिख दे रहा हूँ, लगभग 80, इसको 84 राउंड फिगर में कर सकते हैं। 84 में तो हम कह सकते हैं 84% ऑफ 200, लगभग। तो 84% 200 कितना होता है? लगभग 168। तो 200 में 168 ऐसे लोग होंगे लगभग जिनका वेट 48 से 56 के बीच में आएगा। तो आंसर होगा फाइनल 168। होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। द इनकम ऑफ ग्रुप ऑफ 10,000 पर्सन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन इज ₹750 per day, 750 per day. SD is ₹50, 50 ₹50. What was lowest income among richest 100%? F of 2.33 is 0.9 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा और ये क्वेश्चन आपको बाकी क्वेश्चंस अलग लगा होगा, डिफरेंट भी है। आपका आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। एनीवे यहाँ पे मैं जो दिया हो तो पहले लिख लेते हैं। म्यू दैट इज मीन हमें दिया है 750 और SD में 50 में दिया हुआ है। इतना तो मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ फिलहाल हमें ये नहीं पता कि नॉर्मल वेरिएबल क्या है, इवन Z की वैल्यू भी फिलहाल तुम्हें नहीं पता, फिलहाल हमें नहीं पता। समझने के लिए बेल शेप कर्व बनाते हैं, ठीक। हम मान के चलते हैं कि ये जो होंगे इधर होंगे रिचेस्ट 100, इधर होंगे 100%, रिचेस्ट 100% होंगे और उस तरफ होंगे बाकी 9,900 लोग इस तरफ होंगे, ठीक। ये बीच में Z0 होता है, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? टोटल है 10,000 हैं। तो रिचेस्ट 100 इस तरफ होंगे राइट साइड में और जो बच गए -9,000 इस तरफ होंगे। टोटल 10,000 है तो दोनों को 10 डिवाइड कर देते हैं, 10,000 डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। जब 9900 को डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आपका आएगा आंसर 0.99 और जब 100 को डिवाइड करेंगे 10,000 से आंसर आएगा 0.01, राइट। अब देखो ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0.99 प्लस 0.01 1 आ जाता है। तो इसका मतलब सीधी बात है कि ये जो एरिया होगा इधर का जो एरिया वो होगा 0.99 और इधर का एरिया होगा 0.01। ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया आपका Z1 और ये हो गया आपका इन्फिनिटी। तो एक बात होता है कि -इन्फिनिटी से लेकर Z1 तक एरिया कितना है? 0.99 है। तो अगर -इन्फिनिटी से लेकर Z1 तक एरिया 0.99 है तो Z1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2.33 होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। एकदम बात क्लियर है? -इन्फिनिटी से Z1 तक एरिया कितना है? 0.99 है, जो कि क्वेश्चन दिया 2.33। तो ये जो वैल्यू होगी 2.33 हमको मिल गई कि जब Z की वैल्यू इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब Z की वैल्यू 2.33 होगी उस वक्त, है ना, हमें उस वक्त राइट साइड में क्या होंगे? राइट साइड में होंगे रिचेस्ट 100 और लेफ्ट में होंगे बाकी 9,900 लोग। इतनी बात क्लियर हो रही है? जब Z की वैल्यू होगी 2.33 उस वक्त राइट साइड में होंगे 100% जो कि रिचेस्ट 100 होंगे और लेफ्ट में होंगे बाकी लोग। तो फिलहाल हमें Z की वैल्यू मिल गई है विच इज़ 2.33। Z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। Z हमने कितना मिल गया है? 2.33। x में निकालना है नॉर्मल वेरिएबल, मीन दिया है 750 जबकि सिग्मा दिया है 50। सॉल्व कर लीजिए। तो 2.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, तो 2.33 इंटू 50 करेंगे तो आ जाएगा 116.5 प्लस 750 इज इक्वल्स टू एक्स। ऐड करने पर आ जाएगा आपका 866.5 इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब ये हुआ जब x की वैल्यू 866.5 होगी उस वक्त z आपका 2.33 आता है। तो जब x की वैल्यू हो जाएगी 866.5 तब z 2.3 आ रहा है। मतलब इस जगह पर जो वैल्यू मिल रही है इनकम की वो कितनी आ रही है? 866.5 आ रही है। तो सीधी बात है कि जो सबसे रिच लोग होंगे उसमें से जो सबसे लोएस्ट इनकम आएगी वो 866.5 आएगी, बाकी की इनकम 866 पॉइंट से ज़्यादा ही होगी। समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट पे इनकम कितना आ रहा है? 866.5 आ रहा है। रिच लोग इस तरफ हैं तो इसका मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा रिच लोग हैं उसमें सबसे लोएस्ट इनकम आएगी 86.55, बाकी लोग की इनकम 866.5 से ज़्यादा ही होगी। कितनी होगी डज नॉट मैटर, इससे ज़्यादा आएगी। तो ये हो गया। तो वही हमसे पूछा था कि व्हाट वाज लोएस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट 100%, तो आंसर आएगा 866.5 इज द लोएस्ट इनकम अमंग द 100 रिचेस्ट पर्सन। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको क्लियर होगा। तो डिफरेंट था,
यू माइट गेट आंसर, माइट नॉट। एनीवे, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वेल अप्रिशिएटेड। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आई थिंक। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ ए वर्कर इन ए सर्टन फैक्ट्री फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन इज रुपीज 4,000 एंड SD is 450 rupees 450. If 668 workers are getting salary less than 3325 3,325, find number of worker in factory if f of 1.5 is 0.9332. क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाला होगा, वहां से मिला लीजिएगा। आपका जो मीन है, म्यू दैट इज वो है 4000, आपका SD है 450 और आपका जो नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल वेरिएबल डेटा है वो है आपका 3325। यहाँ से Z कैलकुलेट कर लेते हैं। Z होता है आपका नॉर्मल डेटा, नॉर्मल वेरिएबल माइनस म्यू बाई सिग्मा। यह X आपका है 3325, मीन आपका है यहाँ पर 4000 और SD आपका है 450। माइनस करना जाएगा -675 बाई 450 और 670 बाई 450 का कैलकुलेट करना जाएगा -1.5 आ जाएगा। तो Z की वैल्यू, तो आपकी जो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो सैलरी हो वो लेस देन हो 3325, इट इज इक्वल टू कि Z हो लेस देन -1.5। बात एक ही है। तुम चाहे निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें कि सैलरी आपकी लेस देन 3325 है, या हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि Z लेस देन -1.5 हो, एक ही बात है। तो ये चाहे बात क्लियर है। सैलरी लेस देन 3325 इज इक्वल टू Z लेस देन -1.5। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें एरिया कैलकुलेट करना है जहाँ पे Z की लेस देन 1. अभी तो अब समझते हैं आप लोग काफ़ी, है ना। ये हो गया, Z यहाँ पे 0 होता है, ये आपके 0 हो गया, ये आपका -1.5 हो गया। तो लेस देन -1.5 मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। और उसको समझने के लिए बस नहीं है कि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 1 पॉइंट, एनीवे एक और एक और फिगर बता देता हूँ, इसी में एक और फिगर बता देता हूँ आपको, है ना, समझाने के लिए मात्र। ये 0 हो गया आपका, ये हो गया आपका -1.5 और ये हो गया आपका 1.5, ठीक। ये हो गया आपका -∞, हो गया आपका इन्फिनिटी। तो जितना एरिया -∞ टू -1.5 आएगा, उतना एरिया 1.5 टू इन्फिनिटी आएगा। एक ही चीज़ होती है, दोनों बात एक ही है, एकदम बात क्लियर। जितना एरिया आएगा -∞ टू -5, उतना एरिया 1.5 टू इन्फिनिटी भी आएगा। और -∞ से 1.5 का एरिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये में दिया है 0.9332, ये में दिया है। कहाँ से? f ऑफ 1.5 0.9332, मतलब -∞ से 1.5 तक एरिया है 0.932। तो जो बच गया उसको 1 से माइनस कर देंगे, इसको 1 से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 0.0668 आ जाएगा। तो ये जो एरिया आ जाएगा वो कितना जाएगा, ये वाला एरिया कितना जाएगा 0.0668, कितना 1.5 से इन्फिनिटी। तो आप कहें 1.5 से इन्फिनिटी बोलिए या -∞ से -1.5 बोलिए, बात एक ही है। तो ये भी कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि -∞ से -1.5 भी 0.0668 ही आना है। बात एकदम क्लियर है। 1.5 से इन्फिनिटी या -∞ से -1.5 एक ही एरिया आता है सिमेट्रिक होने के कारण। तो हो जाएगा 0.0068। ये एरिया जो होगा, जो मैंने यहाँ पे निकाला था, ये कितना हमने निकाल लिया 0.0668, ठीक। इसको हटा देते हैं, ये हो गया। एनीवे से लिखेंगे कैसे, ये तो हो गया समझने के लिए, तो समझाने के लिए हो गया। इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इसको मिस्र लिखेंगे द एरिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन 1.5 शुड बी, है ना। ये क्या होगा बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 1 में से हम ये वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं, है ना। ये वाला निकालने के लिए इतना माइनस कर रहे हैं 1 में से, तो 1 माइनस f ऑफ 1.5, है ना। 1 में इसको माइनस कर रहे हैं अल्टीमेटली इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। ये आप ये वाला निकालने के लिए ये एरिया है, तो है ना। तो 1 माइनस हमने क्या माइनस किया है 0.9332 एंड दैट इज 0.0668। तो ऐसे बताइए समझने के लिए, इस तरह एग्जाम में इस तरह लिख दें कि
वन पॉइंट जो एरिया है 1.5 का, मतलब ये और ये एरिया कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से 1.5 के एरिया है, माइनस इन्फिनिटी से 1.5 के एरिया है, उसको 1 में से माइनस कर दिया तो ये वाला 1.5 से इन्फिनिटी का एरिया निकल गया है। तो ये जो एरिया है 0.9932 ये है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1.5 का, और उसको 1 में से माइनस कर दिया तो ये जो एरिया निकला 0.0668 ये 1.5 से इन्फिनिटी का एरिया निकला है। और यही एरिया एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1.5 का भी होगा। तो चाहे एरिया बोलो, अब तो समझ ही गया, बार बार नहीं बोलते, परेशान है। ये निकल गया तो मेन अपना काम खत्म ही हो गया। तो अभी भी कह सकते हैं लगभग इसको परसेंट में क्या कह सकते हैं, 6.68% भी हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मीन 4000 है, आपका SD 450 है, तो ऐसे लोग जिनकी इनकम लेस देन 3325 होगी, ऐसे 6.68% लोग होंगे, है ना। मीन 4000 है, SD 450 है, तो ऐसे लोग जिनकी इनकम 3325 से लेस होगी, ऐसे 6.68% लोग होंगे। अब हमें मान के चलते हैं कि फैक्ट्री में n लोग हैं, हमें n नंबर ऑफ वर्कर कितने n है, हम कहेंगे 6.68% ऑफ n। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने लोग हैं टोटल, क्वेश्चन में दिया है कि 668 वर्कर हैं, 668 वर्कर्स हैं। बात एकदम क्लियर है। ये तो निकाला है नंबर ऑफ वर्कर, तो हम कहेंगे 6.68% ऑफ नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 668। बात एकदम क्लियर है ना। ये तो अननोन है, तो मैं निकालना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6.68% ऑफ n, यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 10,000। ये होता है 668। तो हम जानते हैं 6.68% ऑफ 10,000 कितना हो, 668 होता है। तो कितने फैक्ट्री में कितने लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे। तो फैक्ट्री में 10,000 लोग होंगे, उस 10,000 में 6.68% लोगों की इनकम 332 से कम होगी, वो होंगे टोटल 668% होंगे। तो फाइनल आंसर होगा 10,000। तो n = 10, तो टोटल फैक्ट्री में 10,000 लोग हैं, और 10,000 लोगों में 6.68% लोग की जो इनकम है वो लेस देन 325 है, और ऐसे 668 वर्कर्स होंगे। तो टोटल फैक्ट्री में कितने लोग हो जाएंगे, 10,000 लोग हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी, और अब आपको भी समझ में आ भी गया होगा कि आखिर इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या यूज़ है।